हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रेप्लिकेशन की सीरीज को कंप्लीट किया था। उम्मीद है कि आप सभी को रेप्लिकेशन की सीरीज काफी अच्छी लगी होगी। मैं अब ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट करूंगा, फिर ट्रांसलेशन लूंगा और अगर आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे आए तो मैं कंप्लीट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज लेके आऊंगा, उनकी रिविजन सीरीज लेके आऊंगा स्टार्टिंग में। बट जब एग्जाम वगैरह CSIR नेट का आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद इन फ्यूचर अगर आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे तो मैं आपके पास डिटेल वीडियो भी इन सभी टॉपिक्स की लेके आऊंगे इंडिविजुअली। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम डीएनए की लैंग्वेज को आरएनए की फॉर्म पर कॉपी करते हैं। हमें पता है कि लास्ट में हमें प्रोटीन्स बनाने हैं, बट प्रोटीन्स को डायरेक्टली कोड नहीं किया जा सकता। डीएनए और प्रोटीन के बीच पर एक इंटरमीडिएट ट्रांजिटरी मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम लोग आरएनए बोलते हैं, और यहीं पर कहानी स्टार्ट होती है आरएनए की बनने की। जहां पर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इन केस कहीं पर जैसे आरएनए का मॉलिक्यूल अगर डीएनए में कन्वर्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टर्मिनेशन। अब डीएनए का वो हिस्सा जो कि ट्रांसक्राइब हो सके या जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो सके उसको हम लोग जीन बोलते हैं, और डीएनए का वो हिस्सा जो कि ट्रांसक्राइब ना हो पाए उसे हम एक्स्ट्राजेनिक बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि क्योंकि आपके पास डीएनए है या कंप्लीट जीनोम है, अगर वो कंप्लीट जीनोम में जितने भी जीन्स हैं अगर वो सारे ही प्रोटीन्स बना दे तो आपके पास तो बहुत प्रोटीन्स बन जाएंगे। बट सारे ही प्रोटीन्स की या सारे ही जीन्स को ट्रांसक्राइब करना या ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ स्पेसिफिक जीन्स ही मोस्टली ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होते हैं जिससे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं जिनको आप एंजाइम्स भी बोलते हो। तो जिनकी जरूरत है उनको बनाओ। तो इसलिए लिखा गया है कि जीन के वो पोर्शन या डीएनए का जो पोर्शन जो ट्रांसक्राइब हो सके दैट इज कॉल्ड एज जीन, और जो ट्रांसक्राइब ना हो सके इसीलिए हम उनको बोलते हैं एक्स्ट्राजेनिक सीक्वेंसेस या एक्स्ट्राजेनिक रिपीट्स। अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ की पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। पहला है कि डायरेक्शन सेम है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जैसे कि रेप्लिकेशन का था। यहां पर टेम्पलेट डीएनए का स्ट्रैंड जो होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, और ट्रांसक्रिप्शन भी टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस है जैसे कि रेप्लिकेशन थी। ट्रांसक्रिप्शन का रेट की बात की जाए तो ये थोड़ा सी स्लो है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की बात की जाए तो आपने पिछली क्लास में देखा था रेप्लिकेशन में कि प्रोकैरियोट्स में अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड एक सेकेंड में रेप्लिकेट हो जाते हैं। अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो 100 न्यूक्लियोटाइड्स एक सेकेंड पर रेप्लिकेट कराए जा सकते हैं। बट अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन रेट की बात करूं तो यहां पर 40 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन एक सेकंड में होता है, मतलब इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर प्रोसेस देन दैट ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहां पर एक ही स्ट्रैंड को यूज किया जाता है एक टाइम पे टेम्पलेट पर, बट इन द केस ऑफ रेप्लिकेशन हम दो को स्ट्रैंड को यूज करे थे एट द सेम टाइम। यहां पर हम डीएनटीपीज को ऐड नहीं करते, हम लोग यहां पर आरएनटीपीज को ऐड करते हैं एज अ सबस्ट्रेट, चाहे वो एटीपी हो, जीटीपी वाली फॉर्म हो, सीटीपी वाली फॉर्म हो और या यूटीटीपी वाली फॉर्म हो। यहां पर थाइमिन को यूज नहीं किया जाता, यहां पर यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट को यूज किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही साइड को ट्रांसक्रिप्शन होता है। एरर रेट की बात की जाए तो ये थोड़ी ज्यादा है, 10⁴ बेसिस को जोड़ने पर, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने पर एक बार गलती हो जाती है, या 10,000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने पर एक बार गलती हो जाती है। प्रूफ रीडिंग की बात की जाए तो दो इंपॉर्टेंट प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, एक पायरोफॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग और दूसरी है हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, ये आरएनटीपीज को ऐड करता है, जैसे मैंने बताया था आप लोग को। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करता है और आरएनए का सिंथेसिस करता है। यहां पर मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक ही जीन से बार बार कराए जा सकते हैं, एक ही जीन को बार बार ट्रांसक्राइब किया जा सकता है ताकि बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए जा सके ट्रांसलेशन के थ्रू। और यहां पर कोई भी प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज खुद सेल्फ सफिशिएंट है कि वो डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करे, इनिशिएट करे। अब जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो वहां पर आपके पास जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है या जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का ओरिजिन है वहां पर देखने को मिलता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन बबल, जैसे कि रेप्लिकेशन बबल बनता था, सेम आपके पास ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और यहां पर जब आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है तो हमेशा डीएनए के साथ आरएनए का कुछ पोर्शन हाइब्रिड स्टेट पे रहता है। जनरली 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के हमेशा डीएनए के साथ हाइब्रिड स्टेट पर रहते हैं। अब जब आप लोग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो कैसे डिसाइड करें कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आप इसे, हमने बोला कि टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और सिंथेसिस का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा जैसे रेप्लिकेशन में होता था।
बट यहां पर भी टेम्पलेट अगर देखूं तो 2 टेम्पलेट हैं पेरेंटल डीएनए पर, ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़े जा सकते हैं और इसको भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ा जा सकता है। तो इसको डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास होना चाहिए प्रमोटर। तो प्रमोटर की ओरिएंटेशन डिटरमाइन करते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो प्रमोटर ऐसा है, आपके पास पेरेंटल स्ट्रैंड ये थे और प्रमोटर का डायरेक्शन आपके पास राइट हैंड साइड को है, तो आप देख लो राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में कौन सा ऐसा स्ट्रैंड है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो आपको पता चलेगा कि नीचे वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम फेस कर रहा है, तो इसीलिए नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो भी स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं उनको हम नॉनसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। बट अगर मैं यहां वाले पेरेंटल स्ट्रैंड को देखूं तो यहां पर क्या है, आपके पास प्रमोटर का ओरिएंटेशन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी सेम है कि नीचे वाला जो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आपके पास टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। तो उसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आप एक कोड याद करिए CNS। CNS का मतलब है C इज कोडिंग स्ट्रैंड, जहां पर कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, और S मतलब है सेंस स्ट्रैंड, तो जहां पर कोडिंग होगा वहां पर नॉन टेम्पलेट होगा और वहां पर सेंस होगा। तो उसके अपोजिट जो टेम्पलेट होगा वहां पर नॉन कोडिंग होगा और एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका से याद करने का। तो ये आपके पास एक डीएनए सेगमेंट है जहां पर बहुत सारे जीन्स है। फॉर एग्जांपल हमें जीन नंबर 1 को ट्रांसक्राइब करना है, तो आपके पास हर एक जीन पर एक प्रमोटर सीक्वेंस होता है, एक कोडिंग सीक्वेंस होता है और एक टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। प्रमोटर एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। कोडिंग सीक्वेंस वो पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि बेसिकली एक प्रोटीन को कोड करेगा आगे चलकर, और टर्मिनेटर सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा। प्रमोटर बेसिकली 0 से डिनोट किया जाता है यहां पर, और प्रमोटर के ऊपर की साइड जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो माइनस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उन्हें हम लोग अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस बोलते हैं। और प्रमोटर से नीचे वाले सीक्वेंसेस चाहे वो कोडिंग पर आए या टर्मिनेटर पर आए, उनको हम सभी को डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस या कोडिंग सीक्वेंसेस प्लस टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे करके आपके पास सारे ही जीन्स, अगर मान लो बहुत सारे जीन्स हैं, तो वो हर एक पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के बाद ट्रांसक्राइब होते रहेंगे और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब स्पेसिफिकली अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स फॉर एग्जांपल ई कोलाई, यहां पर एक ही कोर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है जो कि सारे ही जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो या आरआरएनए हो, सभी के लिए एक ही आरएनए कोड या सभी के लिए एक ही कोर आरएनए पॉलीमरेज बनाया गया है। बट इस आरएनए पॉलीमरेज की खास बात है कि ये 5 सब यूनिट से मिलकर बनता है। अब यहां पर देखने को मिलता है कि कोर आरएनए पॉलीमरेज तो एक है, ये कोर आरएनए पॉलीमरेज आपके पास सिग्मा फैक्टर के साथ कंबाइन होता है और होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो जब कभी भी आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज अकेले काम नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ या कोर आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर भी काम करेगा और वो होलो एंजाइम बनाएगा। तो इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन के लिए होलो एंजाइम जरूरी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा फैक्टर एज वेल एज आरएनए पॉलीमरेज। तो कोर आरएनए पॉलीमरेज तो एक हो सकता है, बट होलो एंजाइम्स बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि सिग्मा फैक्टर बहुत सारे हैं। सिग्मा फैक्टर बहुत सारे हैं, इसीलिए आपके पास होलो एंजाइम का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, बट कोर पॉलीमरेज एक ही रहेगा। इस बात को ध्यान से समझिए। अब सिग्मा फैक्टर का काम है कि आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करना, कि आरएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर जगह पर या पर्टिकुलर प्रमोटर पर ही बाइंड करे, ये काम निश्चित करना सिग्मा फैक्टर का काम है। तो सिग्मा फैक्टर जैसी कोर आरएनए पॉलीमरेज के साथ, जो कि खुद 5 सब यूनिट का है, जैसी बाइंड करता है तो वो होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और जैसी होलो एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़कर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करता है। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिग्मा फैक्टर्स बोले गए। जैसे मैंने बोला था कि सिग्मा फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट कोर आरएनए पॉलीमरेज एक ही रहेगा। तो सिग्मा 70 फैक्टर्स ये मोस्ट ऑफ द हाउसकीपिंग जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है, और सिग्मा 70 फैक्टर बनाने के लिए आरपीओडीन जीन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही सिग्मा 54 फैक्टर्स हैं जो कि आरपीओएन जीन से कोड होते हैं, ये निफ जीन एक्सप्रेशन या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं। सिग्मा 32 जीन ये हीट शॉक जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये कोड किए जाते हैं आरपीओएच जीन से। यहां पे थोड़ा बहुत कंजेशन है लिखने में, बट मैं जितना बोल रहा हूं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं अलग पार्ट पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कहीं पर। सिग्मा 19 जो है वो फेरिक सिट्रेट सिग्मा फैक्टर है जो कि रेगुलेट करता है आयरन जीन और आयरन ट्रांसपोर्ट और उसका मेटाबॉलिज्म।
इसके अलावा यहां पर सिग्मा 24 जीन है जो कि RPOE जीन कोड करता है। ये एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए यूज है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्मा फैक्टर की तरह भी काम करता है एंड इट रिस्पॉन्ड टू मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन द पेरिप्लाज्म। इसके अलावा सिग्मा 32 फैक्टर्स की बात की जाए तो ये RPOH जीन से कोड होते हैं, हीट शॉक सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा 28 की बात की जाए तो ये फ्लैजेलर प्रोटीन एक्सप्रेशन कराता है ड्यूरिंग कीमोटैक्सिस, इट इज कोडेड बाय FLIA जीन। और सिग्मा 38 की बात की जाए तो ये स्टेशनरी फेज एक्सप्रेशन कराता है या ऑस्मोटिक एंड एस्मोटिक स्ट्रेस के दौरान यूज किया जाता है, इट इज एनकोडेड बाय RPOS जीन। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सिग्मा S जो कि स्पोरिलेशन में यूज किया जाता है। तो आप इसको एक अलग चार्ट फॉर्मेट में बना लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट टाइप के सिग्मा फैक्टर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, किन जीन को एक्सप्रेशन कराते हैं या किन का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। अब जैसे हमने देखा कि बहुत सारे टाइप के सिग्मा फैक्टर्स हैं, उसमें से सिग्मा 70 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आप देखोगे तो सिग्मा 70 फैक्टर आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। मतलब कॉमन जीन के लिए सिग्मा 70 फैक्टर RNA पॉलीमरेज के साथ कंबाइन कर एक होलो एंजाइम बनाता है और ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। बट इन द केस ऑफ T7 बैक्टीरियोफेज यहां पर RNA पॉलीमरेज जो है वो सिंगल सबयूनिट का है। अभी हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पर कोर RNA पॉलीमरेज तो एक ही है बट वो 5 सबयूनिट का मिलकर बनता है। बट इन द केस ऑफ T7 बैक्टीरियोफेज यहां पर RNA पॉलीमरेज सिंगल सबयूनिट का है और उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इट इज अबाउट 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट में आपके पास T7 जैसा ही सिंगल सबनेट का RNA पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ आपके पास जो 5 सबनेट वाला RNA कोर पॉलीमरेज था वो भी प्रेजेंट है, जैसे कि इकोलाई में देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास 5 सबनेट वाला नॉर्मल RNA कोर पॉलीमरेज प्रेजेंट है। तो सिर्फ आपको एक बात यहां पे ध्यान रखनी है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलती है तो वहां पर एक ही RNA कॉलम या जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है अगर वहां पर ट्रांसक्रिप्शन चलेगा तो वहां पर सिंगल कोर RNA पॉलीमरेज मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाकर। बट अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट की बात करूं ऑर्गेनली में तो यहां पर नॉर्मल कोर RNA पॉलीमरेज जो कि 5 सबनेट का है उसके साथ साथ एक सिंगल सबनेट का RNA पॉलीमरेज भी मौजूद है, जैसे कि T7 बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है। अगर मैं ई कोलाई के RNA पॉलीमरेज के बारे में बात करूं, जैसे मैंने बताया 5 सबनेट का है जिसमें से 2 अल्फा सबनेट है, एक बीटा है, एक बीटा डैश है और एक ओमेगा है। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रैब क्लॉ स्ट्रक्चर। अब इस क्रैब क्लॉ स्ट्रक्चर्स का डायग्राम क्या है कि यहां पर से एक पोर्शन तो ऐसा होगा जहां से DNA की एंट्री की जाएगी, एक पोर्शन होगा जहां से DNA एग्जिट करेगा और एक पोर्शन होगा जहां से बनने वाला जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है जहां से बनने वाला RNA बाहर निकलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है 5 सबनेट में 2 अल्फा सबनेट, एक बीटा डैश और एक ओमेगा। अब मैं अल्फा सबनेट की अगर बात करूं तो यहां पर 2 डोमेन से मिलकर बनता है, एक है एन टर्मिनल डोमेन और दूसरी है सी टर्मिनल डोमेन। एन टर्मिनल डोमेन जो है वो कोर के अंदर पाई जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एन टर्मिनल डोमेन जो है वो कोर के अंदर पाई जाएगी, बीच सेंटर में कहीं पे पाई जाएगी। और जो सी टर्मिनल डोमेन है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होती है एक पूंछ की तरह। ये जो आपके पास एन टर्मिनल डोमेन है इसकी प्रमोटर के साथ वीक एफिनिटी होती है और जो आपके पास सी टर्मिनल डोमेन है ये बेसिकली एक ऐसी साइड है जहां पर बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर बाइंड करेंगे और बहुत सारे अप एलिमेंट्स भी बाइंड करेंगे। अगर मैं अल्फा सबनेट के आर्जिनिन पर ADP राइबोजाइलेशन कर दूं तो RNA पॉलीमरेज यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा और इसका मतलब है कि अल्फा सबनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबनेट है। अब मैं नेक्स्ट सबनेट बीटा की बात करूं तो बीटा एक ऐसी इंपॉर्टेंट सबनेट है जिसका फंक्शन कैटालिटिक है, मतलब वो RNTPs को ऐड करती होगी। अब बीटा सबनेट जो है वो RPO जीन के थ्रू कोड की जाती है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सबनेट अमंग द 5 सबनेट्स। इसके पास 2 डोमेन प्रेजेंट है, एक डोमेन तो इनिशिएशन का काम करती है और एक काम करती है एलोंगेशन का। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास RNA तो बीटा सबनेट में जो आपके पास सबनेट है जो इनिशिएशन कराती है उसको एक ड्रग इनिबिट करती है जिसका नाम है रिफामाइसिन, और इलोंगेशन को रोकने वाली जो ड्रग है उसका नाम है स्ट्रेप्टोलाइडेजिन और एक्टिनोमाइसिन डी। तो रिफामाइसिन इट इनिबिट इनिशिएशन एंड स्ट्रेप्टोलाइडेजिन एंड एक्टिनोमाइसिन इट इनिबिट द इलोंगेशन इन द केस ऑफ बीटा सबनेट। अब अगर मैं बीटा सबनेट की बात करूं या बीटा डैश सबनेट की बात करूं, इट इज एनकोडेड बाय RPO-C जीन और इसका काम है बेसिकली DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म पर होल्ड करके रखना एंड इट नीड्स मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर।
अगर मैं इसे हेपेरिन से ट्रीट कर दूं तो बीटा जो होगा विल टेम्पलेट के साथ वो बाइंड नहीं कर पाएगी। हेपेरिन एक टाइप का नेगेटिवली चार्ज हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, जो कि आपने कभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में या आपके पास सेल सिग्नलिंग में देखा होगा। ओमेगा सब यूनिट जो होती है, इसका कोई वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो जनरली कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ओमेगा सब यूनिट का काम आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली पर है। तो 5 सब यूनिट हो गई, 2 अल्फा, एक बीटा डैश और एक ओमेगा। तो अभी हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।